चुके हैं, पर पौड़ी लोकसभा की जो चर्चाएं हैं इस समय हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं जिनको लेकर हम बात करेंगे कि इस बार पौड़ी लोकसभा का जो चुनाव है वो किन मुद्दों को लेकर होने वाला है। हमारे साथ गिलडियाल जी हैं, रावत जी हैं, और रावत जी हैं अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं। रुद्रप्रयाग से शायद गिलडियाल जी आते हैं, आप दोनों देवाल से आते हैं। तो सबसे पहले रुद्रप्रयाग से आते जो गिलडियाल जी हैं उनसे ही सवाल कर लेता हूं। गिलडियाल जी, पौड़ी लोकसभा में इस बार जो मुकाबला है, एक बड़े नेता हैं भाजपा के अनिल बलूनी जी, जो राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और हैं अगर मैं कहूं तो, और एक तरफ गणेश गोदियाल जी हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं और यहाँ के 2 बार के विधायक भी हैं। तो क्या कहेंगे, इस बार जो चुनाव आप देखते हैं किस तरीके से होने वाला है और पौड़ी लोकसभा में क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर एक युवा जाता है? सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इस प्रकार के मुद्दों को लेकर के गढ़वाल के युवाओं को जागृत कर रहे हैं, गढ़वाल पूरे संपूर्ण उत्तराखंड प्रदेश को जागृत कर रहे हैं। जैसे कि आपने प्रश्न किया कि किन मुद्दों को लेकर के चुनाव होगा, तो मैं गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, गढ़वाल विश्वविद्यालय का शोधक छात्र हूँ। तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी चेहरे को लेकर के कोई भी छात्र इस बार भ्रमित नहीं होगा, कोई भी युवा इस प्रकार पर भ्रमित नहीं होगा। जिस प्रकार के मुद्दे गढ़वाल में चल रहे हैं, जैसे कि पलायन को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है। गढ़वाल विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूं तो वहां की बात जरूर करूंगा। सीयूटी का बहुत बड़ा मुद्दा था कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में दूरस्थ गांव के जो बच्चे थे, गांव के जो छात्र थे, वह पढ़ने के लिए आते थे, किंतु उनको अभी सीयूटी के माध्यम से उन्हें कोई संदेश तक नहीं पहुंच पा रहा है, उनको कोई प्रेरणा तक नहीं मिल पा रही है। तो वो अपने अध्ययन छूट रहा है उनका। और पलायन को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है गढ़वाल में, पूरे उत्तराखंड में पलायन को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे कि एक विचार मैं आपके इसमें जरूर डालना चाहूंगा, अग्निवीर का बहुत बड़ा मुद्दा था। अग्निवीर को लेकर के जिस प्रकार की धारणाएं बनी थी, जिस प्रकार का उन्होंने बताया था कि इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, इस प्रकार का वो होगा, किंतु उस प्रकार का धरातल पर किसी भी प्रकार नहीं देखने को मिला है। एक युवा अपनी जान को जोखिम में डाल करके बॉर्डर पर खड़ा है, किंतु उसको किसी भी प्रकार की न स्वास्थ्य की संबंधित कोई फैसिलिटी मिल रही है, ना आर्मी का कुछ उसको मिल रहा है। तो इस प्रकार के अनेक मुद्दे हैं जो गढ़वाल में चल रहे हैं। और एक युवा होने के नाते मैं सभी देश प्रदेश वासियों से एक विनम्र आग्रह करना चाहूंगा, किसी चेहरे को लेकर के वोट न दिया जाए, उनके कार्यों को लेकर के वोट दिया जाए। अच्छा गिलडियाल जी, एक सवाल भी है, आपने बोला किसी चेहरे को देखकर नहीं। एक तरफ भाजपा दावा कर रही है 400 पार का, दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पौड़ी लोकसभा की बात करूं तो जो गणेश गोदियाल जी हैं वो लगातार क्षेत्रीय और पहाड़कू रेबासी की बात कर रहे हैं। ये 2 बड़ा प्रमुख बिंदु हैं। एक तरफ गणेश गोदियाल जी पे आरोप लगता है कि वो मुंबई के हैं, मुंबई वासी हैं, और अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई। और एक तरफ अनिल बलूनी जी, जिनको दिल्ली का ये बोला जा रहा है कि दिल्ली जब गए अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने वहां पर बुला लिया। तो ये 2 जो पहलू हैं, जो 2 आरोप लग रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? और इन दोनों चेहरों में से युवाओं को क्या लगता है, क्योंकि आपने कहा कार्य के अनुसार आप वोट करेंगे, तो कार्य कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन अच्छा कर रहा है या कौन अच्छा करेगा? जिस प्रकार से आपने कहा है कि कोई मुंबई से कोई बताते हैं, कोई दिल्ली के बताते हैं, तो गढ़वाल के सभी क्षेत्रवासियों को विस्तार पूर्वक पता है कौन किस प्रकार के क्षेत्र का निवासी है, कौन कहां से आता है, कौन किस प्रकार के मुद्दों पर चर्चा करता है, और कौन किस प्रकार के मुद्दों को लेकर के गढ़वाल के जो एक दूरस्थ क्षेत्र माना जाता है पूरे भारतवर्ष में, गढ़वाल हो गया और कुमाऊं भी पूरा दूरस्थ क्षेत्र माना जाता है। तो इस प्रकार का मुझे तो नहीं लगता है कोई विशेष मुद्दा है कि कोई कहाँ का रहने वाला है, कौन किस प्रकार का। देखिए, आजीविका के लिए हर कोई बाहर जाता है, आपको भी पता है, हम भी अपने गांव को छोड़कर के श्रीनगर में रह रहे हैं, आजीविका के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, भविष्य में आजीविका के लिए। तो ऐसे तो मुझे लगता नहीं है कि कोई विशेष मुद्दा है कि कोई कहाँ रह करके आया है, कौन कहाँ रह करके आया है। तो इससे तो मैं कुछ ज्यादा शुरू नहीं कर पाऊंगा। तो रुद्रप्रयाग को लेकर क्या प्रमुख मुद्दे हैं? रुद्रप्रयाग से, इस गांव से आप आते हैं, क्योंकि शिक्षा, स्वास्थ्य, इसको कैसे देखते हैं? वहां पर क्या हालात हैं वहां पे अभी? मैं रुद्रप्रयाग के जखोली क्षेत्र से आता हूं, और वहां पर मुझे अभी लगता नहीं कि जिस प्रकार का ये बताया गया है कि इस प्रकार का विकास हो रहा है संपूर्ण प्रदेश में, इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं, तो मुझे धरातल पर तो इस प्रकार कोई विशेष कार्य देखने को नहीं मिलता है। हमारे गांव में अभी भी नेटवर्क की सुविधाएं नहीं हैं, पानी की सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल की किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। यदि एम्बुलेंस को फोन कर दे तो एम्बुलेंस भी 1 घंटे बाद पहुंचती है। तो अगर कोई पीड़ित व्यक्ति है तो वो किस प्रकार का अपने कार्य कर पाएगा? जिस प्रकार से एक हॉस्पिटल की मुख्य जो है कि हॉस्पिटल की किसी प्रकार की सुविधा नहीं है,
और युवाओं के लिए किसी विशेष प्रकार की सुविधा नहीं है। मैं मुख्य रूप से, क्योंकि भारत एक युवा प्रधान देश है, यहाँ पर युवाओं के लिए तो विशेष भूमिकाएं होनी चाहिए। जैसे बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, पेपर लीक का अभी आपने देखा है कि पेपर लीक कितने हुए हैं। युवा अपना पूरा संपूर्ण जीवन उसमें अर्पित कर देता है और उसको अंत में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। अंत में उसका रिजल्ट जब आता है तो वो देखता है कि पेपर लीक हो गया है। तो किस प्रकार का मोटिवेशन उसका टूटता है ये युवा ही जान सकता है। कोई नेता या कोई इस प्रकार का कोई नहीं जान सकता कि किस प्रकार का मोटिवेशन उसका टूटता है। तो रुद्रप्रयाग क्षेत्र में मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ पर धरातल पर कुछ भी प्रकार का कार्य देखने को नहीं मिलता है। यहाँ के पूर्व सांसद जी जो रहे हैं उन्होंने भी इस प्रकार का कोई मुद्दा नहीं उठाया कि जो हमारे क्षेत्र के लिए विकासशील हो सके। और जो शिक्षा संबंधित बात है तो स्कूलों की हालत अभी भी बहुत ख़राब है। जिस प्रकार का देखने को मिलता है, प्राइमरी स्कूल की हालत बहुत ख़राब है और इंटर कॉलेज की जो हालत है बहुत ख़राब है, स्थितियाँ बहुत ख़राब हैं। तो जब तक शिक्षा नहीं हो पाएगा तब तक किसी भी प्रकार का मुद्दा नहीं उठ सकता है और शिक्षा ही देश को एक सुयोग्य बनाती है। तो इसलिए शिक्षा पर तो विशेष कार्य होना चाहिए, इस प्रकार का मैं कहना चाहूँगा। बिल्कुल। तो अब देवाल की ओर रुख करते हैं, रावत जी हमारे साथ हैं। तो रावत जी क्या कहेंगे? सवाल वही है कि इस बार पौड़ी लोकसभा या इस बार क्या उत्तराखंड के मुद्दे रहेंगे? क्योंकि जैसे पेपर लीक की बात कही, जैसे बात की बेरोजगारी की, जैसे बात कही अन्य चीज़ों की, क्या वो मुद्दे रहने वाले हैं? क्योंकि एक तरफ एक नेता से जब पूछा जाता है, जो यहाँ से अभी सांसद प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि हम यूसीसी, हम और अन्य जो मुद्दे हैं डेमोग्राफिक चेंज के ऊपर बात करेंगे, हम बात करेंगे विकास के ऊपर, जो चौतरफा विकास उत्तराखंड में हो रहा है उसको लेकर हम जन जन तक जाएंगे और मोदी जी की जो गारंटियां हैं उनको लेकर जाएंगे। एक तरफ दो दूसरे चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी से आते हैं, वो अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। वो बात कह रहे हैं कि पेपर लीक के ऊपर वो जब जाएंगे तो संसद में आवाज़ उठाएंगे। इन दोनों में क्या आपको अलग लगता है और इस बार देवाल की जनता ने क्या मूड बनाया है? मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड हलचल परिवार का यहाँ पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं जैसे देख रहा हूँ उत्तराखंड में अभी चुनावी माहौल जो कांटे की टक्कर है और जैसे प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 400 पार अब की बार, ये धरातल पे मुझे बहुत कम लगता है ये उतर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो ये 5 साल 10 साल में जो काम किया है वो बहुत ना के बराबर है। खाली सोशल मीडिया और यहाँ पे पत्थरों पे अपना नाम लिख के वाहवाही की है, बाकी धरातल पे कुछ काम नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी ओर जो पहाड़ का पलायन हो रहा है वो बहुत ही तीव्र गति से हो रहा है, क्योंकि सबसे इस वक्त होने का मुख्य कारण ये है कि सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा से वंचित ये सबसे ज़्यादा है। क्योंकि मैं एक दूरस्थ क्षेत्र देवाल के रहने वाला हूँ, मैं वहाँ से भी यहाँ अपनी शिक्षा के ग्रहण करने आया हूँ और जब आया हूँ तो वहाँ पे क्योंकि जो शिक्षा का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि सरकार ने वहाँ खाना पूर्ति के लिए सरकार ने अपने उस खाना पूर्ति के लिए वहाँ पे स्कूलें और हॉस्पिटलें तो खोल दी, मगर वहाँ पे टीचर भी एक नहीं है। क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि शिक्षा तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वहाँ पे पलायन के लिए, और जब स्कूल तो खोल दी गई हैं वहाँ पे जब शिक्षक ही नहीं होंगे तो विद्यार्थी का होना भी वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। दूसरा, सड़क। जिस गांव से मैं आता हूँ, मेरे गांव का नाम धरतल्ला है, वहाँ पे अभी शहर तो देश तो 21वीं सदी में चल रहा है, वहाँ पे अभी सड़क की कोई सड़क से हम वंचित हैं। अभी भी हम जो बुजुर्ग महिलाएं की और बुजुर्ग लोगों की स्वास्थ्य खराब हो जाता है और कोई महिला प्रसव होने की स्थिति में होती है तो उसे हम डंडी कंडी के माध्यम से 4 किलोमीटर हम पैदल अपने कंधों पे ले आए हैं। और दूसरी बात, वहाँ पे सरकार का अभी इतना जो वर्तमान में भी राज्य पे सरकार है उसका भी उतना अच्छा खासा वहाँ पे चुनावी माहौल देखने को नहीं मिला। वहीं कहूँ तो सड़क जो हमारे मूलभूत सुविधा सड़क थराली पुल है वो विगत पिछले साल मई में 6 महीने के लिए बंद हो गया। फिर उसे सरकार ने क्या करा कि बीच में टल्ली लगा के सुचारू रूप से तो कर दिया, फिर उसमें बसें और माल वाहन के लिए बाईपास भेजना पड़ा। फिर उसमें बीच में बाईपास विरोध होने के लिए
फिर से खोल दिया गया। फिर उसमें परसों एक बड़ा भरकम वाहन चला और उसके पुल क्रैक हो गए। उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा और जनता 25-30 किलोमीटर दूर घूम के फिर जो मूल मोटर मार्ग है NH है उस पर आना पड़ा। इसलिए इस बार वहाँ पे सरकार का कड़ा विरोध है और इस बार वहाँ पे जनता का रुख इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए चाहती है। धन्यवाद। सत्ता परिवर्तन के लिए आप बात कह रहे हैं। अभी कल ही की बात है, योगी जी यहाँ पर आए थे, उससे पहले जुबिन नौटियाल का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था। तो इन कार्यक्रमों से, जो कार्यक्रम श्रीनगर में हो रहे हैं, चाहे योगी जी जब यहाँ पर आते हैं या जुबिन नौटियाल जी जैसे आते हैं, तो इससे क्या लगता है कितना चुनाव में इसका प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि लगता है हमेशा बड़ी राजनीतिक दलों को कि जब कोई बड़ा नेता आता है तो एक वोट चेंज होता है। तो इस बार क्या युवा इन चीज़ों को देखकर वोट चेंज करेगा? क्या जो नेता आते हैं, जो वो बात कहते हैं, उनके बातों पे ये वोट चेंज होने वाले हैं? क्या उत्तराखंड में वही चीज़ दोहराई जाएंगी? क्योंकि इससे पहले भी देखा गया था, जब बड़े नेता आते हैं तो जो प्रत्याशी जीतने की स्थिति में होता है वो बदल जाते हैं, वो हवाएं बदल जाती हैं। तो इस बार भी क्या ऐसा कुछ उत्तराखंड में देखने को मिलेगा? नहीं, इस बार ऐसा कुछ उत्तराखंड को देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस बार जो युवा और जो शिक्षण संस्थान और जो बड़े लोग हैं उनको सब पता है कि देश में क्या चल रहा है। और जो बड़े स्टार प्रचारक आप बुला रहे हैं, उनके चेहरे को देखकर इस बार जनता खुश नहीं है। आओ रावत जी, आप आइएगा, और सुधांशु भाई थोड़ा सा आप भी इधर आ जाइएगा। हमारे अध्यक्ष जी भी हैं। और एक बड़ा सवाल रावत जी मैं आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि सबसे बड़ा उथल पुथल गढ़वाल में देखा गया। कई नेता छोड़ के पार्टी इधर से उधर हुए हैं, और एक दिन पहले जिस मंच पे कई नेता की तारीफ करते हुए नजर आए और अगले ही पल वो बदल गए। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या लगता है, ये नेता का बदलाव होना, और जो नेता जिस पार्टी से जिसको चुन के भेजती है उसके बाद ये बदल जाते हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले उत्तराखंड हलचल के सभी दर्शकों को मेरा पहला नमस्कार और आपका भी धन्यवाद। और जो आपका सवाल था कि जो नेता होते हैं जो एक दिन पहले पलट जाते हैं, मतलब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में, जिस पार्टी में जनता उनको चुनकर भेजती है उसके बाद वो किसी और पार्टी में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जनता का दुर्भाग्य है कि हम जिन अपने प्रत्याशियों पे, अपने MLA MPs पे भरोसा करके उनको संसद में या लोकसभा में भेजते हैं, विधानसभा में भेजते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए तो एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। लेकिन जनता फिर भी उनके लिए लड़ती रहती है। जो उनके सपोर्टर होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, और नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी पार्टी से तीसरी पार्टी, ये चलते रहते हैं अपने स्वार्थ के हिसाब से। तो जैसा आपने उदाहरण दिया कि जो हमारे चमोली में एक विधानसभा सीट है, जोशीमठ सीट, तो उनके इस पे गढ़वाल के एकमात्र कांग्रेस पार्टी के एक विधायक थे, बद्रीनाथ सीट पे एक विधायक थे, राजेंद्र भंडारी, जिन्हें चमोली का कद्दावर नेता भी माना जाता है। तो जब हम छोटे थे तब से उनके किस्से सुनते हुए आ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने उनसे काफ़ी बार उनके मंचों से उनका भाषण सुना हुआ है, हम उनके बारे में अच्छे तरह से जानते हैं। लेकिन जब एक दिन पहले वो कांग्रेस की एक सभा में अपना भाषण देते हैं और अगले दिन उन्हीं कपड़ों में वो दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार का उन पे दबाव रहा होगा। उन पे जैसा आजकल हम देख रहे हैं देश में, यदि आपकी तरफ कोई नहीं आ रहा है तो उस पर ED या CBI की जांच सरकार बैठा दे रही है। तो कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ के लिए वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए हैं। अच्छा, ये भी बड़ा सवाल है। सुधांशु भाई, आप तो छात्रों का, युवाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार? क्योंकि देखिए, सवाल किसी राजनीतिक दल का नहीं है, सवाल है पौड़ी लोकसभा का। और पौड़ी में दंड झेलता पलायन, उसके बाद पौड़ी में जो समस्याएं हैं शिक्षा की, सड़क की दीवार जैसे क्षेत्र में आज भी जिस तरीके से बता रहे थे कि अगर फ़ोन में भी बात करनी है तो एक जगह में जाना पड़ता है, वहाँ पर नेटवर्क आते, नहीं तो नेटवर्क नहीं आते। तो इस बार चुनाव क्या लगता है? क्योंकि देखिए, मुद्दे क्या लगता है कि जो दूरस्थ गाँव में जो लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो इस बात को समझेंगे या वो ही देखेंगे, वो उसी तरीके से वोट करने वाले हैं जैसे करते हुए आए हैं? अमित भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी बात अपने जनता तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं स्वयं इस गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष तो हूं, लेकिन मैं दूरस्थ जखोली क्षेत्र से आता हूं और जखोली का जयंती गांव से आता हूं। तो आप वहां पर देखेंगे कि आज कोई भी युवा गढ़वाल से बाहर निकलकर दिल्ली, देहरादून जैसे क्षेत्रों में जा रहा है केवल अध्ययन करने के लिए। अगर जखोली में एक बढ़िया कॉलेज हो, उसमें साइंस की, आर्ट की सभी सुविधाएं हों,
तो क्यों छात्र यहाँ आएगा? अगर जखोली क्षेत्र में या रुद्रप्रयाग क्षेत्र में या इस गढ़वाल क्षेत्र में रोजगार की व्यवस्थाएं हो तो क्यों युवा दिल्ली देहरादून के चक्कर काटेगा? आज हम बात करते हैं यहाँ पर इसी कॉलेज के CUET की। हमारा पूरा समय पिछले साल का हमारे सांसदों से और विधायकों से वार्तालाप करने में निकल गया कि हमारे गढ़वाल के छात्र यहाँ पर जो CUET प्रवेश परीक्षा है उसको देने में सक्षम नहीं है। क्योंकि पहली बात तो यह है कि हमारे जो क्षेत्र हैं, दूरस्थ क्षेत्र हैं, जैसे अभी भाई ने धर्रातल्ला की बात की, देवाल की बात की, वहाँ पर पहले तो नेटवर्क नहीं है। बिल्कुल। और कैसे वो छात्र उस फॉर्म को वहाँ पर ऑनलाइन भरेगा? ऑनलाइन भरने के बाद जब उसको सेंटर आवंटित किए गए तो वो दिल्ली, देहरादून और मेरठ जैसे, बरेली जैसे शहरों में आवंटित किए गए। और जब हमने इस बात को अपने प्रशासन से रखा, शासन से रखा, तो हमें कोई भी इसमें ऐसी रुचि उनकी लोगों की नहीं मिली कि छात्रों के प्रति, युवाओं के प्रति उनको ऐसी कोई पीड़ा नहीं लगी कि गढ़वाल का छात्र देवाल क्षेत्र से या जखोली क्षेत्र से एक पेपर देने के लिए बरेली जा रहा है, मुरादाबाद जा रहा है, ऐसे शहरों में जा रहा है। तो तब युवाओं को अपने उन प्रतिनिधियों के प्रति पीड़ा हुई, दुख हुआ कि जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा, तो वो उस समय वो लोग, चाहे वो किसी भी पार्टी के, वो उस टाइम पे कहाँ सोए रहते हैं। सबसे बड़ा दुख ये है। बात रोजगार की करूं तो जखोली क्षेत्र में आप कभी गए होंगे, बदाणी ताल है, बहुत सुंदर जगह है और एक सुंदर ताल वहां पर है और उस सुंदर ताल में बहुत अच्छा रोजगार युवा कर सकते हैं। लेकिन वहां की जो सड़क है, वो सड़क की स्थिति ऐसी है कि अगर आप वहां पर 5 किलोमीटर भी अगर मुश्किल से चलेंगे तो आपकी सफेद कमीज काली हो जाएगी। ऐसी वो सड़क है, गड्ढों से भरी हुई सड़क है। तो न रोजगार है, शिक्षा की आप व्यवस्था देख रहे हैं कैसी है। स्वास्थ्य की बात करूं तो जो मूलभूत सुविधा स्वास्थ्य है, अगर मेरी आप गांव की स्थिति देखेंगे तो कई गांव ऐसे हैं कि उनको कंडी में बिठा के या पीठ पे लाद कर गांव से लाना पड़ता है। और जब वो जखोली लाए जाते हैं तो वो भी रेफर सेंटर है, वहां पर पैरासीटामोल के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। उनको रुद्रप्रयाग रेफर किया जाता है, रुद्रप्रयाग से श्रीनगर और श्रीनगर से ऋषिकेश। तो आज स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी आज भी वैसी है जिस चीज के लिए हमने पृथक राज्य की एक मांग की थी कि हमारा पृथक राज्य होना चाहिए, हमारी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जो हमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार उत्तराखंड में चाहिए था। तो आज भी स्थिति वैसी की वैसी है। तो जब हम पृथक हुए तो क्या हमें जिन चीजों की जरूरत थी वो हमें नहीं मिलनी चाहिए थी? सुधांशु भाई, एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, सभी युवाओं से ये है, क्या इसमें हमारी गलती नहीं है? क्योंकि जब हम कोई विधायक बनाते हैं, कोई सांसद बनाते हैं, जब वो जीत जाता है उसके बाद हम एकमात्र वो व्यक्ति रह जाते हैं जो उसके साथ तस्वीर खिंचाना चाहता है। कोई विकास की बात उसके पास करने नहीं जाता। जैसे आपने कहा कि आपके गांव में आज भी सड़क नहीं है, और मैं भी उस क्षेत्र में गया था। शोभन सत्य सिंह नेगी एक हमारे मित्र हैं, उनकी शादी में मुझे जाने का वहाँ मौका मिला, तो मैंने देखा है वो रास्ता कितना अच्छा रास्ता वो है। सवाल यह है कि जब कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है, तो मैंने ये देखा है कि एक तस्वीर खिंचाने की एक होड़ लगी रहती है। विकास कार्यों पे बात करने वाला कोई नहीं होता। युवा भी ये कहकर कर देता है कि मुझे अपना कैरियर देखना है, मैं भी इस पर क्यों चर्चा करूं या क्यों बोलूं। तो ये गलतियां हमारी भी रही हैं। जो सपना देखा गया था उत्तराखंड को संवारने का, वो सपना क्या हमने ही, अपने ही लोगों ने तोड़ दिया? क्या कहेंगे इस पर? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत भी हूं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी बात को पत्राचार के माध्यम से भी रखा। कई लोगों का आप वीडियो देखते हैं कि उनको रैलियों से बाहर निकाला जाता है कि वो अपनी बात को रख रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की बात मैं कहूं। लेकिन जिनको हमने जिता के भेजा, सत्ता में जिता के भेजा, अगर कोई आदमी अपनी आवाज भी रख रहा है तो मैं देखता हूं उनको रैलियों से बाहर खदेड़ा जाता है। उन्हीं के जो समर्थक जिनकी आप बात कर रहे हैं, फोटो खिंचाने की होड़ जिनकी रहती है, वही लोग उन आवाज उठाने वालों को बाहर खदेड़ देते हैं। आज आप देख रहे हैं कि जो लोग मूल निवास या भू कानून को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, आज उनपे भी लाठियां चार्ज करवाई जाती हैं। जो युवा रोजगार की बात कर रहे हैं, आपने देहरादून में देखा होगा, उनपे लाठियां चार्ज करवाई जाती हैं। तो आज स्थिति ऐसी हो गई है कि जो अपनी आवाज को उठाने का काम करेगा उसके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे, और वो एक्शन किसी भी हद तक लिए जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसलिए भी लोग डरे हुए हैं अपनी बात को उठाने के लिए। एक सवाल है, और यहाँ पर इस जगह से मैं इससे भी पूछूंगा, क्योंकि थोड़ी ही दूर एक डोब श्रीकोट गांव है जहां पर एक बेटी आती है, हमारी बहन थी अंकिता भंडारी, जिसको लेकर हमने शुरुआत से कोशिश की कि उस बेटी को न्याय मिले। उसको लेकर आप लोग युवा कैसे देखते हैं? क्योंकि जब वो केस हुआ, जब वो अंकिता बेटी का शव बरामद हुआ, तो ये सड़कें थी जो जाम कर दी गई थी। युवाओं में, हर एक पिता में, हर एक माँ में बड़ा आक्रोश था। पर धीरे धीरे करके वो आक्रोश खत्म हुआ
अब ये लगने लगा कि लोग राजनीति इस पे कर रहे हैं, लोगों ने राजनीति का एक मात्र अंकिता को ले लिया गया है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि लगातार प्रश्न किए गए सत्तारूढ़ पार्टी से, तो उन्होंने तो शायद कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने न्यायालय पे टाल दिया। पर आप लोग कैसे देखते हैं, कितना बड़ा मुद्दा होना चाहिए था? क्योंकि इससे पहले भी आवाज़ें उठी, पर वो आवाज़ें कहाँ तक गई आपको मालूम है, क्या कहेंगे इस पर? जी देखिए, जैसा कि मैंने कहा, मैं जब इस गढ़वाल विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष हूँ और इसमें लगभग 10,000 से अधिक छात्र हैं और कई छात्रा बहनें, जो कि आप जम्मू कश्मीर से बात करें या तमिलनाडु से बात करें, देवाल से बात करें, सभी हमारी प्यारी बहनें हैं। और इस देवभूमि में इस प्रकार का कुकृत्य, मैं कहूँगा इसी जिले में, इसी गढ़वाल क्षेत्र में, ये कहीं ना कहीं हमें उस दिन दुख हुआ। और मैं अपनी सभी बहनों के साथ, अपने सभी युवा साथियों के साथ, जिस दिन अंकिता भंडारी का शव बरामद हुआ, मैं खुद उस चक्का जाम में था और मैं सिरकोट, जो हमारा पोस्टमार्टम का जहाँ पर होता है, वहाँ पर हम सभी लोग मौजूद थे और हमने रोड को चक्का जाम किया। उस दिन पीड़ा थी, कहीं ना कहीं सरकार ने दबाव बनाया और अंकिता भंडारी के पिताजी ने उस दिन भी कहा और वो उस शव को लेके चले गए। तो कहीं ना कहीं जब उनके पिताजी चले गए तो जनता को भी उठना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम उस दिन उठे, उसके बाद भी हमने कई दिन आंदोलन किया इस गढ़वाल विश्वविद्यालय के भीतर। हमने वहां से और गोला पार्क तक कई दिन बाजार बंद का आह्वान किया, कई दिन आंदोलन किया, अपनी बातों से कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने का काम किया। अभी हाल ही में पिछले महीने ही हमने 15 दिन का आंदोलन किया, आचार संहिता लग गई, इसलिए हमें उठना पड़ा। तो कहीं ना कहीं पीड़ा अभी भी युवाओं के अंदर है अपनी बहनों के प्रति, कि इस प्रकार के कुकृत्य इस देवभूमि हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उनको सजा होनी चाहिए। हमें कभी भी इसमें पार्टी नहीं देखनी चाहिए, चाहे वो हमारे घर का आदमी हो या कोई भी हो, उसमें हमें कभी पार्टी नहीं देखनी चाहिए कि ये मेरा भाई है, भतीजा। इसमें परिवारवाद भी नहीं देखना चाहिए। जो भी दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। और ये पीड़ा सिर्फ मेरी नहीं है, पूरे मुझे लगता है कि सिर्फ गढ़वाल क्षेत्र की नहीं, पूरे उत्तराखंड और देश में ये बात चल रही है, क्योंकि इसमें न्याय होना चाहिए। ये प्रत्येक युवा की भी आवाज है। मैं आखिरी सवाल आप सबसे लूंगा। थपलियाल जी, पौड़ी लोकसभा से कौन सा एक ऐसा चेहरा है जिसे युवा चाहता है कि वो संसद भवन पहुंचे और जो आपकी पीड़ा है, जो आपके सवाल हैं, जो आपकी गांव की दिक्कत है, जो आपकी सड़क की दिक्कत है, क्योंकि इस बार जो देखा गया कि जो सांसद निधि है वो ही लैप चली गई। और आपने कहा कि बहुत बार गुल्लर से मैं आ रहा था, गुल्लर के गांव वासी जो है उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार सांसद जी को बोला तो उन्होंने कहा बजट नहीं है, और वो बजट आज लैप्स हो जाता है। इस बार 2024 में कौन से ऐसे शख्स हैं, कौन से प्रत्याशी, सांसद प्रत्याशी हैं जिन्हें आप संसद भवन तक देखना चाहते हैं, और उसके पीछे का कारण क्या है? क्या मानते हैं कि क्यों वो व्यक्ति जाना चाहिए? कौन होगा इस बार? देखिए, मुझे लगता है कि जो युवाओं की बात करेगा, लगभग 15 प्रत्याशी हैं और शायद इससे भी ज़्यादा हूँ, लेकिन जो युवाओं की बात करेगा, युवाओं की बात को संसद तक ले जाने का काम करेगा। अभी हम लोग भी इस पे मंथन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तमाम ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने अंकिता भंडारी के मामले को उठाया, जोशीमठ के मामले को उठाया, या बद्री केदार मंदिर में जो सोने का घोटाला मामला आया उसको उठाने का काम किया। तो युवा चाहते हैं कि जिन लोगों ने युवाओं की बात की, रोजगार की बात की, हमारे CUET में हमारा साथ दिया, युवा बिल्कुल निश्चित उनके साथ हैं और उनको ही वोट करेंगे। जी। तो कोई आधिकारिक नाम आप लेना चाहें? जी, आधिकारिक नाम हम वोट के माध्यम से ही जनता को बताएंगे। ठीक है। ये बड़ा एक, मैं कहूँ तो बड़ा शातिर जवाब ही आपने दिया है। आपसे भी यही सवाल रहेगा। आप तो संस्कृत में PhD कर रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। क्या कहें गिलियाल साहब, तो इस बार किसको देखना चाहते हैं? क्योंकि आपने तो स्पष्ट कहा है हमें पार्टी नहीं देखनी है, हमें शख्स को देखकर जो काम करे उस पर बात करनी है। क्या चाहते हैं इस बार? सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि संपूर्ण भारत की जनता से, संपूर्ण प्रदेश की जनता से, कि अपने मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि मत का दान करना ही सर्वोत्तम दान माना जाता है और दान तो बहुत बड़ी विशेषता है दान की। तो जैसे कि आपने कहा कि आप किसको देखना चाहेंगे, तो इस प्रकार का तो हम देखेंगे कि किसी भी पार्टी को लेकर के ना जाया जाए, किसी भी इंडिविजुअल किसी को लेकर के ना जाया जाए। जो गढ़वाल की बात को संसद तक पहुंचाएगा, जो युवाओं की बात को संसद तक पहुंचाएगा, हम उसे अपना मत का दान जरूर करेंगे।
तो मुझे लगता है कि पौड़ी लोकसभा के जो वोटर्स हैं वो साइलेंट हो चुके हैं, साइलेंट वोटर्स के नाम से, और युवा भी साइलेंट है। तो रावत जी, आपसे भी प्रश्न वही रहेगा और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब भी यही रहेगा। जी, मेरा जवाब भी यही है। और इसमें जो युवाओं के बारे में सोचेगा, जो पहाड़ के बारे में सोचेगा, हमारा वोट उसी को जाएगा। क्योंकि मैं एक ऐसे जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ कि सवाड़ गांव तो नाम सुना होगा, वहाँ सैनिक बहुमूल्य क्षेत्र है। और वहाँ पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि सैन्य धाम जो देवभूमि में बनाया जाएगा, और हमारी मांग यह थी कि थोड़ा सा अवधि में आपको रोकना चाहूँगा। मुझे सवाड़ का आपने याद दिलाया तो मुझे बड़ी पीड़ा हुई मन में। सवाड़ के लिए जब जमीन तराशी जा रही थी, जमीन ढूंढी जा रही थी, तो सवाड़ के लोगों ने एक पत्र लिखा था जिसमें यह कहा था कि सवाड़ वो भूमि है जहां पर हर एक घर में कोई ना कोई शहीद होते हैं, एक शहीद हो रहता है। तो वो वीर भूमि है जहां पर सबसे ज्यादा वीर सपूतों ने अपने प्राण त्यागे हैं, शहीद हुए हैं। तो वहां पर सैन्य धाम होना चाहिए, पर वहां की मिट्टी लाकर इतिश्री कर देहरादून में उसे कर दिया गया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जब हमने आवाज उठाई और जब माननीय मंत्री जी से हमने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें जमीनें नहीं दी गई और लोगों ने कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं भेजा। तो ये मुझे दुख हुआ और आज आपने मुझे उस सवाड़ की याद दिला दी। क्या कह रहे थे आप, वो आप बताइएगा। देखो, वहाँ पे सवाड़ अभी प्रेजेंट में 130 सैनिक अभी देश के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और वहाँ पे जो सैन्य धाम बनाना जाना चाहिए था, उसे वहाँ की मिट्टी एक मटके में भर के देहरादून ले जाया गया, देहरादून को ही सैन्य धाम बनाया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वहाँ पे जो शहीद हमारे वीर सैनिक और शहीद हुए, उनकी श्रद्धांजलि अर्पित के लिए वहाँ पे एक सैन्य धाम बनाया था, ताकि वहाँ के जो व्यावसायिक लोग हैं उन्हें रोजगार का बढ़ावा मिलता, पर्यटन का बढ़ावा मिलता, उस क्षेत्र का विकास होता। क्योंकि भारी पर्यटन वहाँ पे पर्यटक आते और वहाँ पे का जो लोकल दीदार हैं उनका लोकल नज़ारों का दीदार होता। और वहाँ पे जैसे बीच में वहाँ पे बैदनी ट्रैक है जो वो बंद हुआ था, अभी खुलने वाला है क्योंकि स्टे लग गया था। और वहाँ पे अभी दूसरा ट्रैक हमारा खुला है, ब्रह्मताल भेकल ताल, उस पर भी अभी काम चल रहा है। उस पर भी बहुत अच्छी जो स्थानीय युवा और स्थानीय रोजगार वहाँ पे आमदनी कर रहे हैं। और मेरा यह कहना है, जो आज अग्निवीर का मुद्दा है, क्योंकि आज से 4 साल पहले हर युवा पहाड़ का पहला रोजगार फौज होता था। बिल्कुल। क्योंकि अब जो अग्निवीर परिवर्तन हुआ, आज का जो युवा है जैसे हम हैं, आज सब नशे के आदी हो रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब उस पर कोई रोजगार, क्योंकि सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और वो इतना पठन पाठन और अपना शिक्षण ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो पहले फौज में जाते थे। अब वो नशे के आदी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सरकार ने उनकी रोजी रोटी तो छीन ली, अब वो करेगा क्या। इसीलिए सरकार वो घर में पड़ा है और घर से तंगी आकर कई युवा अपने आत्महत्या जैसी कारनामे को वाकिफ देते हैं। और इतना धन्यवाद। बिल्कुल। राव जी, आपसे भी प्रश्न वही है कि कोई नाम जिसे संसद भवन तक पहुंचाना चाहें, कि आप भी साइलेंट वोटर की तरह की बात करेंगे। देखिए, नाम तो मैं नहीं ले सकता क्योंकि मतदान एक गुप्तदान होता है। तो गुप्तदान होता है तो फिर हम उसे ऐसे कैमरे के सामने जाहिर कैसे कर सकते हैं। तो मेरा कहना यही है कि जो प्रत्याशी हमारे पहाड़ की बात करेगा, हमारे गढ़वाल में जो हमारा दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ सड़क से जोड़ने की सुविधा की बात करेगा, स्वास्थ्य सेवा की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, जो हमारे भू कानून पे बात करेगा, जो अग्निवीर पे बात करेगा, तो हम उस प्रत्याशी को संसद में भेजना चाहेंगे। क्योंकि अग्निवीर हम देखते हैं कि पहाड़ में आज भी, मतलब जब हम पहले भी सुनते थे कि पहाड़ में सबसे पहले युवाओं का पहला जो रोजगार होता है, जो उनका पहला प्यार होता है, कहते हैं कि वो आर्मी ही होती है। तो आज देख रहे हैं कि जब अग्निवीर 4 साल का कर दिया है और जब आदमी युवा की एक पढ़ने की उम्र होती है 17 से 24 साल तक, तब तो वो अग्निवीर में है, उसके बाद वो घर आ जा रहा है। तो जब उसकी पढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी, पढ़ने की उम्र नहीं रहेगी, तो उसके बाद वो युवा करेगा क्या। सवाल ये है कि वो जब उसको कह रहे हैं कि 10-15 लाख रुपए मिलेंगे, तो आज की डेट में आप बताओ कि 10-15 लाख में होता क्या है। 10-15 लाख से वो आदमी क्या अपने परिवार को चला लेगा, या क्या वो अपनी शादी कर लेगा, क्या वो अपने जो माता पिता ने उसकी शिक्षा पे खर्च किया है क्या उनको थोड़ा से भी दे पाएगा।
कहते हैं कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता है, पर क्या उसका फर्ज नहीं बनता है कि वो अपने माँ बाप की थोड़ी सी मदद करे जब उसकी नौकरी लग जाए? तो क्या वो 10-15 लाख में वो क्या कुछ कर लेगा? तो आज यहाँ स्थानीय मुद्दा हमारा यही है कि जो हमारे अग्निवीर पे बात करेगा, उत्तराखंड को एक सशक्त भू कानून दिलाएगा, और जो जैसा हमारी जोशीमठ जैसी जो हमारी आपदाएं आती हैं वहाँ पर उससे निपटने के लिए जो हमारी बात करेगा संसद में, उसके लिए हमारी आवाज़ उठाएगा, हम उसी प्रत्याशी को संसद में भेजना चाहेंगे। बिल्कुल। तो ये युवा हैं, ये सब जानते हैं। तो सीधे तौर पर इनकी बातों से मुझे जो लगा है, उनकी बातों से ये है जो ऐसा प्रत्याशी जिनके साथ इनकी हर एक परेशानी में खड़ा हो, हर एक समस्या में खड़ा हो, और जो परेशानियां इनके साथ हैं उसे हल करे, वो प्रत्याशी को इस बार जिताने वाले हैं। और ये यकीन मानिएगा, इस बार का पौड़ी लोकसभा का जो मुकाबला है वो दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि इस बार दो बड़े नेता, दो बड़े नाम और दोनों ही पार्टी के जो शाख है वो दांव पर लगी हुई है। एक तरफ जो नेशनल मीडिया प्रभारी हैं भाजपा के, वो मैदान में है, एक तरफ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 2 बार के विधायक गणेश गोदियाल जी मैदान में हैं। तो ये दोनों की अस्मिताओं का सवाल है, और दोनों की जो बार बार ये बात कह रहे हैं कि गणेश गोदियाल जी एक तरफ ये कहते हुए नजर आते हैं कि अंकिता भंडारी को वो न्याय दिलाएंगे अगर वो संसद भवन जाते हैं, वहीं अनिल बलूनी जी जो कहते हैं कि वो मोदी जी की जो योजनाएं हैं उन्हें और विकसित करके और विकास करेंगे, उत्तराखंड का जो विकास अब तक हो रहा है। तो जनता किन पे विश्वास करेगी, ये देखने वाली अब बात होगी। हम भी अभी आगे की ओर रुख करेंगे और आगे जो पड़ाव पड़ेंगे वहां पर युवाओं से जानेंगे, लोगों से जानेंगे कि आखिर पौड़ी लोकसभा का इस बार का मूड क्या है। तो ऐसे ही आप भी लगातार जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।